हेलो एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र। अभी हम करने वाले हैं चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे हम। 5 क्वेश्चन है टोटल ऑप्शनल एक्सरसाइज में। पांचों के पांचों हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू कस्टमर श्याम एंड एकता are visiting a particular shop in the same week, ट्यूसडे टू सैटरडे। सबसे पहले नोट कर दो कि ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक ये घूमने जाते हैं या फिर उस सेम शॉप पे जाते हैं। Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day। मतलब ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक जितने भी दिन है ये किसी भी दिन जा सकते हैं। ये सारे के सारे जो दिन है वो इक्वली लाइकली है, ये किसी भी दिन शॉप में जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ पे दोनों जाते हैं, पर हो सकता है ये ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक साथ भी जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अलग दिन पे जाए, एक अलग दिन पे जाए। ठीक है, मतलब श्याम अलग दिन पे जाए, एकता अलग दिन पे जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि श्याम और एकता सेम डे पे चले जाए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बनाने पड़ेगी, पॉसिबल आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स बनाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखेंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेगा इसमें, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं श्याम और यहाँ पे लिख लेता हूं एकता। ठीक है, श्याम एंड एकता। एकता कब जा सकती है, ट्यूसडे को भी जा सकती है, वेडनेसडे को जा सकती है, थर्सडे को जा सकती है, फ्राइडे को जा सकती है और सैटरडे को जा सकती है। देखो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा क्योंकि इन्होंने बोला यहाँ पे कि ट्यूसडे और सैटरडे के बीच में जाते हैं, मतलब ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक किसी भी दिन ये जा सकते हैं। सारे के सारे दिन इक्वली लाइकली है। फिर यहाँ पे शाम के लिए हम कर देते हैं ऐसे ही, शाम भी कब कब जा सकता है, या तो ये ट्यूसडे को जा सकता है, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या फिर सैटरडे। यहाँ पे हम किस तरह से इनके पॉसिबल आउटकम्स बनाएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले इधर बनाते हैं नीचे, एकता ट्यूसडे को आई। ठीक है, एक मिनट में इसमें अलग कलर यूज करता हूं ताकि आपको पता लगे। एकता के लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। तो एकता ट्यूसडे को आई और उसी दिन मान लो श्याम भी आ गया, तो दोनों ट्यूसडे को आए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये ट्यूसडे को आई और श्याम कब आया, वेडनेसडे को आया। या ये भी हो सकता है ये ट्यूसडे को आई, श्याम कब आया आपका, थर्सडे को आया। अब आपको समझ आ गया होगा पैटर्न क्या बना रहा हूं। देखो ट्यूसडे इसका सेम चल रहा है, ठीक है, आगे ट्यूसडे, फिर इसका चलेगा वेडनेसडे, फिर चलेगा थर्सडे, फिर फ्राइडे, ऊपर चेंज होते जाएंगे। देखो ट्यूसडे सेकंड वाला, वेडनेसडे यहाँ आया, थर्सडे यहाँ आया, फ्राइडे आ जाएगा सेकंड पे, और एकता का ट्यूसडे ही चलते रहेगा। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, इसमें एक पैटर्न बनाएंगे जिस बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। फिर ट्यूसडे आएगा, एकता फिर मान लो ट्यूसडे को आई, पर ये ऐसा हो सकता है कि जो श्याम है वो फ्राइडे को आया हो, एकता ट्यूसडे को आई हो, या फिर ये कब आया हो, सैटरडे को आया हो। तो इस तरह से आप बनाते जाएंगे इसमें सारे के सारे जो आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। सैटरडे सैटरडे, तो हमारा सारे का सारा ये जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो हमने लिख लिए। यहाँ दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे
सैटरडे, वेंसडे थर्सडे, वेंसडे ट्यूसडे। देखो वेंसडे फिर ट्यूसडे, ये बन गया यहाँ पे वेंसडे, वेंसडे ये बन गया वेंसडे, थर्सडे ये बन गया। तो इस तरह से पैटर्न बनाया गया है इसमें। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको निकालना है what is the probability that both will visit the shop on the same day। सेम डे पे ये शॉप को विजिट करेंगे। तो सेम डे पे देखिए ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, ठीक है, सेम डे पे ही आएगा। कितने 1 2 3 4 5 अपॉन टोटल कितने 1 2 3 4 5 5 25 टोटल है। पॉसिबल आउटकम ये है, तो कैंसिल करके ये आएगा आंसर 1/25। अब देखते हैं इसका दूसरा कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव डेज कौन से होते हैं? जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला। वैसे ही कंसेक्यूटिव डेज कौन से होते हैं? जैसे ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, इस तरह से, ठीक है। उसका जो रेसिप्रोकल उल्टा भी होगा वो भी होगा। देखो कैसे। अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो देखो ट्यूसडे वेंसडे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या बनेगा, ट्यूसडे वेंसडे, और इसी का उल्टा बना देते हैं वेडनेसडे ट्यूसडे। फिर देखो दूसरा वेंसडे थर्सडे, वेंसडे थर्सडे, तो थर्सडे वेंसडे भी बन जाएगा। फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे थर्सडे भी बन जाएगा। फिर फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे भी बन जाएगा। मतलब एक के आगे दूसरा दिन जो आता है या उससे पहले कौन सा आता है, जैसे 1 2, 2 के पहले 1 है, 1 के बाद 2 है, इनके बीच में कुछ नहीं है। फिर 3 आएगा, फिर 3 से पहले 2 आएगा। तो वैसे ट्यूसडे वेंसडे, इनके बीच में कोई ऐसा दिन नहीं है एक साथ आने वाले दिन। ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे ट्यूसडे, कोई दिन नहीं है इनके बीच में। तो ऐसे बोला गया है कि कंसेक्यूटिव डेज कितने हैं जब ये साथ आए। तो कंसेक्यूटिव डे साथ नहीं बोल सकते, कंसेक्यूटिव डेज में आए। मतलब एक अगर ट्यूसडे को आया तो दूसरा कब आया, उसके अगले दिन आया वेंसडे को। अगर पहला वेंसडे को आया तो दूसरा ट्यूसडे को आया था, उससे पिछले दिन आया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने बना दिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको गिनती करेंगे और इसके बेस पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर गिने तो शायद 8 हो गई ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो हो गए इसके लिए कंसेक्यूटिव डेज के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो P यहाँ पे लिखेगा कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव डेज आप समझ गए होंगे जिनके बीच में कोई दिन नहीं है, जैसे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 अपॉन टोटल है 25, तो इसका आंसर होगा 8/25। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोला गया है, डिफरेंट डेज। तो डिफरेंट डेज आप जल्दी से इसको खुद करिए, फिर मैं बताता हूं आपको जल्दी से डिफरेंट डेज में क्या हो सकता है। ट्राई करो। डिफरेंट डेज देखो, सेम डेज माइनस कर दो टोटल में से, आपका आ जाएगा सेम डेज जितने थे डिफरेंट डेज बच जाएंगे। टोटल कितना था 25, और उसमें से सेम डे 5 था तो 20 बच जाएगा। तो 20/25 आपका आंसर होगा। कितना होगा 20/25। तो यहाँ पे देखो सिंपल, सेम डे था इनका क्या 5/25। तो डिफरेंट डेज क्या आएगा, या तो यहाँ पे एक तरीका और है 1 - 1/25, जो हम करते थे होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे साथ होने की प्रोबेबिलिटी, साथ आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी इनकी 1/5। तो 1/5 यहाँ पुट कर दिया, प्लस साथ ना होने की मतलब डिफरेंट डेज पे 1। तो 1 माइनस सॉरी ये 1/5, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा पी ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 - 1/5। तो ये सॉल्व करके आएगा 4/5। और अगर ऐसे भी करते हैं, मान लो किसी और तरीके से आप करते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। आप अगर ऐसे भी करते हो, टोटल 25 पॉसिबल आउटकम्स है, उसमें से 5 बार ये साथ आ रहे हैं, तो बच्चे कितने डिफरेंट डेज 20, और टोटल कितने हैं 25। कैंसलेशन हो जाएगी 4 5 20 एंड 5 5 25। तो यहाँ पे 4/5 ही आंसर होगा। इसके साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर।
जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, जल्दी से देखो इसको, मैं तब तक इरेज करूं। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है a die is numbered in such a way that its faces show the numbers। देखो डाइस में नॉर्मली अगर देखें हम तो इस तरह का एक क्यूब होता है। डाइस डाई जो होती है वो क्या है, क्यूब है एक, ठीक है। इस तरह का सांप सीढ़ी में भी यूज करते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें होता है एक साइड ऐसे होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 1 2 3, फिर होगा निचली साइड पिछले साइड, तो 6 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है नॉर्मली जो ओरिजिनल है। बट यहाँ पे इन्होंने खुद मार्क किए हैं, खुद नंबर दिए हैं, और नंबर भी इन्होंने इस तरह से नहीं दिए। इन्होंने 1 की जगह तो 1 ही दिया है, फिर इन्होंने 2 दिया, फिर अगेन 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 3 दिया, फिर 6 दे दिया। तो इस तरह से इन्होंने नंबर किया डाइस को। तो पॉसिबल आउटकम जब हम इसको थ्रो करते थे तो पॉसिबल आउटकम क्या होते थे, 1 2 3 4 5 6। बट यहाँ पे नंबरिंग ऐसे की गई है डाइस की, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम भी क्या हो गए, 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 6, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो उसमें एक टेबल दिया गया है, उसमें ये पॉसिबल आउटकम्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो टेबल किस तरह से, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। टेबल आपको दिया गया है, ये टेबल आपको ऑलरेडी बुक में दिया गया है इस तरह से। तो अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते आगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ die is numbered, ये हमने कर दिया था अप टू 6, इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, इसको 2 बार थ्रो किया गया है। जो पॉसिबल आउटकम्स है पहले वाले थ्रो के इधर को लिखे गए हैं और सेकेंड वाले थ्रो के नीचे को लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, ये फर्स्ट थ्रो जब किया, ये सेकेंड थ्रो जब किया, तो पॉसिबल आउटकम्स इस तरह से लिखे गए हैं। ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिया गया है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, complete the following table which gives a few values of the total score on the 2 throws। मतलब आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, इसमें आपको कुछ वैल्यूज ऑलरेडी दी गई है, इसी के बेस पे आपको ये कंप्लीट करना है टेबल। तो अगर हम पैटर्न यहाँ पे ढूंढे कि किस तरह से इसमें वैल्यूज निकाली गई है, तो ये ऑलरेडी आपके पास ये वैल्यूज भी दी गई है, ये टेबल भी दिया गया है जो आपके सामने इस टाइम है। तो इसमें जो वैल्यूज बच गई है वो हमने लिखनी है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो 1 और 1 अगर प्लस किया जाए तो 2 बनता है, 1 और 2 अगर प्लस किया जाए तो 3 बनता है, 1 और यहाँ पे 2 प्लस कर दिया जाए 3 बनता है, 1 और 3 प्लस किया जाए 4, 1 और 3 प्लस किया जाए 4, 1 और 6 प्लस किया जाए 7। फिर उसी तरह 2 एंड 1 तो 3 बन गया, 2 एंड 2 तो 4 बन गया, 2 एंड 2 तो 4 बन गया, 2 एंड 3 5, 2 एंड 3 5, 2 एंड 6 8। तो इस तरह से इसमें पैटर्न लगाया गया है, इसी पैटर्न के बेस पे हमें भी ये करना है सॉल्व। बिल्कुल सिंपल है, हमने भी ज्यादा कुछ काम नहीं करना है इसमें, हमने ऐड करते जाना है। तो हम भी क्या करेंगे, इस वाले रो में 2 प्लस 1 कितना होता है 3, फिर इसी तरह 2 प्लस 2 4, देन 2 प्लस 2 4, ठीक है। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है।
बिल्कुल सिंपल है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। पहला दिया गया है इसमें, आपको निकालना है what is the probability that the total score is even, मतलब टोटल स्कोर जो है वो इवन है। देखो इसमें ये भी पॉसिबल आउटकम्स है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। ये भी क्या है, पॉसिबल आउटकम्स है फर्स्ट थ्रो के, और ये भी पॉसिबल आउटकम्स है फर्स्ट थ्रो के, तो इनमें से कोई भी इवन नंबर आप नहीं लेंगे। तो बाकी जो बचे वो कितने हैं, 36, और 36 में से आपको देखना है कि इवन कितने हैं। देखो अगर हम देखने लग जाए तो हमारे पास मिलेगा, देखो 2 है, 2, देन 4, 4 इवन। इवन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। फिर 4 है, 4 है। देखो फर्स्ट वाली रो में कितने हैं, 1 2 3 लिखते जाएंगे साथ में, प्लस सेकंड वाली में देखते हैं 1 2 एंड 3, तो 3 आ गए, प्लस थर्ड वाली में 1 2 एंड 3, तो लिखते जाएंगे, फिर 1 2 3, ये भी लिख लिया, फिर 1 2 3, तो कितना बना, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 15। अच्छा सॉरी, अभी हमारा एक रह गया, प्लस नीचे यहाँ भी है 1 2 एंड 3 प्लस 3, तो कितना बन गया 18। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 18 इवन जो स्कोर है आपका, टोटल स्कोर इवन में जो है वो क्या आ जाएगा, इवन में स्कोर इन इवन इक्वल्स टू 18 अपॉन 36, तो आंसर आएगा 1/2 जब आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएगा। 6, तो 6 इसमें कितने टाइम है, ठीक है, तो हम 6 देखते हैं यहाँ पे। 6 देखो इसमें कितने, पहले वाले में देखते हैं 6 है, नहीं है। सेकंड वाले में 6 है, नहीं है। थर्ड वाले में 6 है, नहीं है। फोर्थ वाले में 1 2, ठीक है, फोर्थ वाले में 2 प्लस फिफ्थ वाले में 2, बस, तो 2 2 हो गया 4, 4/36, तो आंसर आएगा 4/36, मतलब 1/9। फिर हम करते हैं थर्ड। थर्ड में हमारे पास है एट लीस्ट 6, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। ये हमें कहाँ पूछा जाता है, जैसे कॉइन्स भी है, कॉइन का थ्रू मान लो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, वहां पे बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो ध्यान से कि एट लिस्ट और एट मोस्ट क्या होता है। एट लिस्ट होता है कम से कम, कम से कम, और एट मोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा। शायद आपको क्लियर होगा, अब मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि एट लिस्ट 6, तो एट लिस्ट 6 का मतलब है कम से कम 6, कम से कम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, बाकी उससे ज्यादा भले ही हो। मतलब 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इनमें से कोई भी होगा 6 to 12, ये सारे के सारे आएगा जो सम होगा यहाँ पे, 6 से नीचे का नहीं आएगा, बिकॉज एट लिस्ट कम से कम कितना बोला गया है, 6, कम से कम 6 होना चाहिए, इससे नीचे नहीं लिया जाएगा, ना तो 4 को लिया जाएगा, ना 5 को, ना 4 को, ना 3 को, ना 2 को, ना 1 को। तो समझ जाना कि एट लिस्ट 6 का मतलब है या तो 6 या 6 से ज्यादा, कम से कम 6 होना चाहिए, बाकी उससे ऊपर होना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 6 भी आएगा, ठीक है, और उससे ऊपर जो जो हो गए,
7 भी आएगा और 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 आएगा। इस वाले में देख लेते हैं, इसमें 9 है, 6 भी आएंगे दोनों, और यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा एंड 12 आएगा। तो समझ गए आप कि एटलीस्ट 6 का मतलब है कम से कम 6 और उससे ज्यादा वाले आएंगे, ठीक है, एटलीस्ट वाले में। तो यहाँ पे अगर गिनती करें हम तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी है 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ये क्या रह गया 15। तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 15/36, 15/36। तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 15/36 इसका आंसर होगा। कैंसलेशन अगर करेंगे 3 से 3 5 15, 3 12 36, तो 5/12 इसका आंसर होगा। तो एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब हमें एटमोस्ट वाला समझना है। अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में दिया होता है एटमोस्ट, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। एटमोस्ट 6 लिखा होता, एटमोस्ट 6 का मतलब क्या था, एटमोस्ट 6 लिखा होता अगर, तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा 6 आना था, उससे बाकी उससे पीछे वाले सारे आने थे, 3 2 1, यहां से आगे के नहीं आने थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 6 तक आ सकता है, बाकी उससे नीचे ही आएंगे। तो बाकी इसमें ये आने थे। अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक मान लो एक कॉइन को टॉस करूं, इसी में मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं कॉइन को टॉस करूं, ये देखो मान लो 2 टाइम्स करता हूं, तो पॉसिबल आउटकम 4 हो गए। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। मैं बोलूं कि एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं पर एक से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक हेड का होना बहुत जरूरी है, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो कम से कम एक हेड, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो तो ये भी आएगा, तो 3/4 बन जाएगा। तो आपको यहाँ भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और बाकी क्वेश्चन में भी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कम से कम एक हेड होना चाहिए, और बाकी उससे कम उससे ज्यादा जितने मर्जी हो। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड। तो एक हेड देखो इसमें तो है नहीं, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल, तो इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। अब एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं रखी गई, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों भी हेड हो सकते हैं। तो 3/4 तो समझ गए होगे एटमोस्ट में। इसका उल्टा होगा, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या होता, एटमोस्ट वन हेड अगर होता, ध्यान से समझना इसको, एट मोस्ट वन हेड अगर होता तो मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो इस केस में क्या होना था, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब है, देखो ज्यादा से ज्यादा एक हेड कम से कम जीरो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड कम से कम जीरो हेड भी हो सकते, तो ये भी आना था, ये भी आना था, एक पर ये नहीं आना था, क्योंकि इसमें बोला था एट मोस्ट वन हेड, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, दो हेड नहीं होने चाहिए। तो इसमें 3/4 हो जाना था। तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें बोला गया है नेक्स्ट, अच्छा अब हमने कंप्लीट कर दिया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A bag contains 5 red balls and some blue balls। यहाँ पे blue balls है बट कैसी है, सम, तो सम हमें नहीं दिया गया, कुछ उसमें blue balls है और 5 लाल गेंदे हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख ले रेड बॉल्स कितनी है, 5, सम ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स को हम एक्स ले लेंगे, हमें नहीं पता कितनी है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 प्लस एक्स, मतलब रेड प्लस ब्लू, तो इतनी बॉल्स टोटल हो जाएगी। If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, ये बोलता है
कि अगर प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल निकालने की वो डबल है किससे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो सबसे पहले तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर इसको देखते हैं दोबारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, रेड बॉल जितनी है डिवाइड बाय टोटल। तो रेड है हमारे पास 5 और टोटल है x प्लस 5 या 5 प्लस एक्स, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, रेड की। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई रेड की। अब देखते हैं हम दोबारा से इस क्वेश्चन को, इसमें बोला क्या गया है। बोला गया है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू की, अब ध्यान से सुनना कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है डबल, डबल मतलब ट्वाइस, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है, मतलब ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की डबल मतलब ट्वाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें अगर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो ब्लू बॉल हमारे पास x है और टोटल हमारे पास है x प्लस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 अपॉन x प्लस 5। यहाँ पे x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10। इसका मतलब हुआ कि x 10 है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं उसमें, जो हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो ब्लू बॉल्स हमने निकाल दी, कितनी आई 10। तो ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A box contains 12 balls, out of which X are black. यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दिया गया था कि 5 रेड है और सम आपकी ब्लू है, तो टोटल हो गया 5 प्लस एक्स, हमने सम ले ली थी x। यहाँ पे क्या बोला गया है कि बॉक्स में ही 12 बॉल्स है, तो यहाँ पे टोटल 12 बॉल्स है। टोटल कितनी है, 12 बॉल्स, और उसमें से x आर ब्लैक, उसमें से ब्लैक कितनी है x, तो ब्लैक कितनी है x बॉल्स। फिर उसके बाद बोलता है क्वेश्चन, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर बॉक्स में से एक बॉल को रैंडमली निकाल दिया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखेंगे ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी x अपॉन 12, तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, इसमें आगे क्या दिया गया है, if 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before, find x। आपको क्या बोला गया है कि अब now 6 more black balls are put in the box। तो यहाँ पे 6 बॉल्स को पुट किया गया है बॉक्स में, तो 6 ब्लैक बॉल्स को, ठीक है, तो टोटल ब्लैक बॉल्स कितने हुई, टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी हुई, 12 x पहले थी और प्लस अब 6 और आ गई उसमें, तो ये बन गई x प्लस 6 टोटल ब्लैक बॉल्स, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो भी तो बढ़ जाएगी, वो कितनी होगी, पहले 12 थी, अब 6 और डाल दी, तो अब होगी 18। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर ऐसा हमने कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अब डबल हो जाएगी, नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, जो पहले थी प्रोबेबिलिटी इसकी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल
कितनी हो जाएगी, जो पुराने वाली प्रोबेबिलिटी थी ब्लैक बॉल को ड्रॉ करने की, उसकी डबल हो जाएगी। इस तरह से इसने क्वेश्चन लिखने को बोला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कैसे निकलेगी, जितनी ब्लैक बॉल है, अब ब्लैक बॉल कितनी है, x+6, यहाँ पे टोटल ब्लैक बॉल डिवाइड बाय टोटल है अब 18 बॉल्स इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2x/12। तो 2 into 6 12, 6 into 3 18। तो यहाँ से x+6 इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के साथ 3x बन जाएगा, तो ये बनेगा 3x minus x equals to 6, which implies 2x equals to 6, x equals to 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें टोटल ब्लैक बॉल, उसमें जो ब्लैक बॉल थी वो कितनी थी, 3। सिर्फ x पूछा गया है। अगर यहाँ पे आगे क्वेश्चन एक्सटेंड किया होता कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, अगर लिखा होता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो कितना होना था, 3 + 6 टोटल थी 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A jar contains 24 marbles. तो टोटल मार्बल्स कितने हैं, 24। Some are green and some other are blue. तो मतलब ये जो 24 है इसमें से कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। मतलब मिला के जो बना है ना, अगर हम ग्रीन और ब्लू को मिला दें तो कितना बनेगा, 24। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे हम तो G+B, कितना बनेगा, 24। ठीक है, तो इतनी टोटल मार्बल्स है जिसमें से कुछ ग्रीन है कुछ आपकी ब्लू है। If a marble is drawn at random from the jar, अगर जार में से randomly एक मार्बल को निकाल दिया जाए, the probability that it is green, मतलब ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस है। अगर मान लो आप ड्रॉ करते हो, रैंडमली ड्रॉ करते हो, वहां पे ग्रीन होने के जो चांसेस है या ग्रीन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल्स टू, कितनी दी गई है, 2/3। आगे बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, आपको निकालना ब्लू बॉल, सॉरी यहाँ पे मार्बल होगा, यहाँ पे मार्बल्स दिए थे तो मार्बल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, ग्रीन डिवाइड बाय टोटल इक्वल्स टू 2/3। ग्रीन को हमने G से डिनोट किया था तो हम G लिख लेते हैं। दोबारा क्या लिखना, टोटल हमारे पास 24 थे और यहाँ आ गया 2/3। 3 8 24, 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ग्रीन हमारे पास आ जाएगी 16, ग्रीन 16 मार्बल आ जाएगी हमारे पास। तो ग्रीन अगर 16 मार्बल है तो हमने ब्लू निकालना है। तो ब्लू कैसे निकलेगी, टोटल जितने थे उसमें से ग्रीन को माइनस कर देंगे, ग्रीन मार्बल को माइनस कर दिया तो 24 माइनस ग्रीन कितने हैं, 16, तो ये आ जाएगा 8। 8 इज योर आंसर। तो 8 होगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसमें मार्बल दिए गए थे 24, जिसमें से कुछ ग्रीन और कुछ ब्लू थे, तो हमने अलग अलग लिखे और दोनों को मिला के 24 था। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिखा 2/3। वो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दिया था। तो आपको पता है किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ऊपर फेवरेबल लगते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन की थी तो ग्रीन को ऊपर रखा, नीचे टोटल को रखा इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे हमने कैंसिलेशन कर दी और आंसर हमारे हाथ में। अब मैं कुछ आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस ऑप्शनल एक्सरसाइज के सिवाय। तो देखिए उन क्वेश्चंस को। हाँ, एक बात जरूर, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस आती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये आपके पास क्वेश्चन है, सिमिलर से क्वेश्चन है बट आपको देखना है। पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर आपका ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल होता है। सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, जैसे 2020, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। ठीक है, तो इस तरह से 2016 क्या ये होगा? होगा। 4 साल के गैप के बाद जो आ रहा है आपका, वो क्या होगा? लीप ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद या सीधा देख लो, जो 4 से डिविजिबल होगा वो आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे लीप ईयर है, ये 4 से डिविजिबल है। अब हम क्या करते हैं, चलो लीप ईयर हमने देख लिया, अब लीप ईयर में ये भी देख लेते हैं कि लीप ईयर में दिन कितने होते हैं। सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होता है आपके पास। 365 नॉर्मल डेज में, नॉर्मल ईयर में होते हैं, प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है, वो भी आपको पता है फरवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं लीप ईयर में। तो टोटल बन गए 366 डेज। ठीक है, अब मैं अगर इनको डिवाइड करूं, अलग अलग करूं, तो 364 को अलग करूंगा, 2 डेज को अलग रखूंगा, फिर भी बात वही रही, 364 डेज प्लस। अब मैं अगर इसको 7 से डिवाइड करूं तो ये बनेगा 52। 7 से डिवाइड किया मैंने, वीक्स बना दी, प्लस 2 डेज बन गया। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या है, 52 वीक्स, इसका मतलब क्या है कि 52 संडे तो पक्का है, बट हमें पूछा गया है कि आपको निकालना है 53 संडेज। तो इसका मतलब ये वाला जो 2 दिन है, इसमें भी संडे आना बहुत जरूरी है, इसमें भी संडे आना चाहिए। ठीक है, तो तभी हमारा क्या बनेगा, 53 संडे बनेगा। तो इसमें संडे कैसे आ सकता है, मैं यहाँ पे आपको पॉसिबल आउटकम्स दिखा देता हूँ। या तो ये क्या होगा, सैटरडे संडे, ये 2 दिन या क्या हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकता है, या संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेनसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम यहाँ इम्प्रोवाइज करते हैं। ये वाला जो है सैटरडे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम संडे मंडे से। ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं, बात है कि ऐसा कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ पे लिखते हैं सैटरडे संडे। तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ये 2 दिन या तो संडे और मंडे होगा, या मंडे और ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे और वेंसडे होगा, वेंसडे और थर्सडे होगा। इस तरह से इसके पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब हमें पूछा गया है कि ये 53 संडे होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि 52 संडे तो पक्का है, बिकॉज 52 वीक्स है। फिर 2 दिन बचे, उसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज है। उसमें भी अगर देखा जाए तो संडे आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कौन कौन सी है। संडे आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास है एक यहाँ पे संडे मंडे, और एक यहाँ पे सैटरडे संडे। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 7। अगर इसको हम काउंट करें तो 7 आएगा ये। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, 2/7। तो याद रखना पहले वाले का आंसर क्या होगा, 2/7। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे नॉट 53 संडे, किसमें, लीप ईयर में। लीप ईयर में अभी हमने निकाला कि 53 संडे हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 53 संडे नहीं हो गए। बिल्कुल सिंपल है। होने के लिए हमने क्या देखा कि एक तो संडे यहाँ आ सकता है, एक संडे यहाँ पे आ सकता है। अब बोला गया है संडे नहीं आना चाहिए, संडे नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाले कैंसल। तो बचा कितना, 1 2 3 4 5, जिसमें संडे नहीं आ रहा, तो आंसर होगा 5/7। अगर आपको ये रूल पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द सेम इवेंट इज 1, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते थे कि यहाँ पे हमने निकाल दी थी प्रोबेबिलिटी 53 संडे होने की, तो 2/7 प्लस ना होने की हम वैसे की वैसे रख देते इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से भी हमारी निकल आनी थी 1 - 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाना था,
7 - 2 5/7 सेम। तो ये हमने सीखा लीप ईयर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं किसके लिए, ऑर्डिनरी ईयर के लिए। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर में अगर देखें आप, ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में आपको पता है 365 डेज है, इसमें भी हम सेम करेंगे 364 प्लस 1 डे। 364 का बन जाएगा 52 वीक्स, जब 7 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 डे, तो 52 वीक्स आपको पता है, तो 52 संडे तो पक्का है, प्लस 1 डे आपका या तो संडे या मंडे या ट्यूसडे या वेंसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे, ये हो सकता है। अगर हमें 53 संडे चाहिए तो इसका मतलब भी संडे आना चाहिए, तो संडे सिर्फ एक जगह आ रहा है, तो 1 अपॉन टोटल है 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। और इसके बाद नॉट 53 संडे ऑर्डिनरी ईयर में, तो सिंपल आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द सेम इवेंट इक्वल्स टू 1। तो 53 संडे होने की ऑर्डिनरी ईयर में प्रोबेबिलिटी है 1/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट या फिर ई बार ये ई कॉम्प्लीमेंट 1 - 1/7, इट विल बिकम 6/7। यहाँ से भी आप देख सकते थे, अगर हम यहाँ पे देखें संडे के लिए सिर्फ एक है, इसको छोड़ दिया, बाकी 2 3 4 5 6, तो 6/7 आपका आंसर होना था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, लीप ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर से रिलेटेड। लीप ईयर कौन सा होता है मैंने बता दिया आपको, ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है, कितने दिन होते हैं, कौन से मंथ में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और कैसे इसको वीक में डिवाइड करके डेज अलग रखते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जितना भी मैंने ये करवाया, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल के भी, और ये लास्ट के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो थे, इससे जो आपकी मेंटल एबिलिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, ये इससे भी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस थोड़े से इस तरह से दिए होते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।